हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। दोस्तों, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह की आर्थराइटिस है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ और शरीर के सभी जोड़ों में अकड़न और दर्द पैदा होता है, इसीलिए इसे स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस भी कहा जाता है। एंकोलाइजिंग का मतलब होता है हमारे शरीर की बोन्स और दूसरे सराउंडिंग टिश्यूज का आपस में फ्यूज हो जाना, आपस में चिपक जाना, आपस में मिल जाना। और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है हमारी स्पाइन के वर्टिब्रा की सूजन। दोस्तों, एंकोलाइजिंग आर्थराइटिस हमारे शरीर की वो कंडीशन है जब तमाम कारणों से हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा और वहाँ की छोटी छोटी बोन्स और टिश्यूज आपस में फ्यूज होने लगते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं। इन छोटी छोटी हड्डियों के आपस में फ्यूज हो जाने से, आपस में चिपकने से स्पाइन का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और हमारी कमर आगे की ओर झुक जाती है, जिससे हम आगे की ओर झुक करके चलते हैं। कई वर्टिब्रा आपस में चिपक जाने से वहां पर बोन्स पर बनने लगता है, जिससे पीठ पर कुबड़ भी हो सकता है। यदि इस एंकोलाइजिंग में हमारी पसलियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, पसलियां भी प्रभावित होती हैं, तब हमें गहरी सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि इसमें सीने को फुलाने वाली जो हड्डियां हैं ये स्टिफ हो जाती हैं और अधिक सांस भरने के लिए सीने को फुलाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम सब ने अधिक बूढ़े लोग देखे हैं जो लाठी टेक करके आगे की ओर झुक करके चलते हैं। वे लोग प्रायः एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण 25-30 साल की उम्र के बाद में दिखाई पड़ने लगते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पर दवाइयों और लाइफ स्टाइल चेंजेस से इस बीमारी को आजीवन मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या लक्षण आते हैं। जब एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमें होती है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमारी स्पाइन और हिप्स यानी हमारे कूल्हे और रीढ़ की हड्डी में अकड़न पैदा होती है और वहाँ पर दर्द होता है। और खास तौर पर यह दर्द आधी रात के बाद या सवेरे सवेरे होता है, जिस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते, रेस्ट की स्थिति में होते हैं, यानी इनएक्टिविटी की स्थिति में हमारे कूल्हे की हड्डियां, स्पाइन, जोड़ों में दर्द और थकान महसूस होती है। सुबह उठते ही कमर में दर्द महसूस होता है, अकड़न महसूस होती है, खराब पोस्चर होता है, हमारी स्पाइन और पेल्विस के बेस में तेज दर्द महसूस होता है, हमारी पूरी रीढ़ यानी कंधे से लेकर के नीचे सैक्रल बोन तक इसमें तेज दर्द महसूस होता है। हमारे पैर की एड़ी के पीछे, सीने की हड्डियों में, हिप जॉइंट में और कंधे के जोड़ों में तेज दर्द महसूस होता है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति में हल्का बुखार हो सकता है, लगातार थकान बनी रह सकती है, भूख में कमी हो सकती है, वजन गिर सकता है, खून की कमी यानी अनीमिया की शिकायत हो सकती है, इसमें आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, जबड़ों में दर्द हो सकता है, जांघों, पैरों, हाथों और लोअर बैक में दर्द महसूस होता है। दोस्तों, सभी जोड़ों का यह दर्द जब हम रेस्ट की स्थिति में होते हैं तभी होता है। जब तक हम काम करते रहते हैं, जब तक हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तब तक ये दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम काफ़ी देर तक रेस्ट की स्थिति में होते हैं या काफ़ी देर तक बैठे होते हैं, तब यह दर्द शुरू हो जाता है। इसमें शरीर के दूसरे अंगों, खासकर हमारी आंखों में सूजन हो सकती है, आंखों में लाली हो सकती है, आंखों में धूप में चमक ज़्यादा दिखाई पड़ सकती है, यानी फोटोफोबिया की स्थिति होती है। इसमें लाइट सेंसिटिविटी रहती है, ब्लड विजन हो सकता है, यानी हमें धुंधला दिखाई पड़ सकता है। इस बीमारी में प्रायः अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्किन रैशेज, लो स्पिरिट, सोराइसिस तथा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी साथ साथ होती है। कभी कभी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तथा साइटिका की बीमारी भी होती है। दोस्तों, जिन लोगों को बीमारी होती है उनमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या कारण है, ये बीमारी क्यों होती है, ऐसी क्या वजह है। तो दोस्तों, अभी तक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है, पर यह माना जाता है कि यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिन लोगों के खून में HLA-B27 नाम का जीन होता है, ये बीमारी प्रायः उन्हें ही होती है, पर यह कोई कंफर्म कारण नहीं है। तमाम लोगों में ये जीन HLA-B27 होता है, पर उन्हें एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी नहीं होती। ये ज़्यादातर हमारे जो इम्यून सिस्टम है, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की खराब स्थिति में ही ये बीमारी होती है, यानी एक तरह का ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डियों और उनसे मिलने वाले मसल्स, लिगामेंट और जो सराउंडिंग टिश्यू हैं वो आपस में फ्यूज होने लगते हैं, वहाँ पर कैल्सिनेशन होने लगता है, हड्डियाँ आपस में चिपकने लगती हैं और हड्डियों का जो लचीलापन है, जोड़ों का लचीलापन है, ये कम होने लगता है। ये प्रायः हमारी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल यानी बहुत आरामदायक जीवन शैली से, मोटापे से, स्मोकिंग तथा एक्सेसिव अल्कोहल लेने से बढ़ती ही परेशानी है। दोस्तों, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो डायग्नोसिस है ये फिजिकल एग्जामिनेशन से हो सकती है, ब्लड टेस्ट से होती है और एक्सरे से पता चल सकता है ये बीमारी है या नहीं। दोस्तों, जब ये बीमारी की में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, यानी इस बीमारी को बहुत समय तक इलाज न कराया जाए, तब क्या स्थिति होती है। तो इसमें यदि इलाज नहीं कराया गया और स्पाइन के बोन्स काफ़ी कमजोर हैं, तो जो वर्टिब्रा का ये फ्यूजन है ये वर्टिब्रा को क्रम्बल कर सकता है, यानी वर्टिब्रा टूट सकते हैं, जिससे हमारी जो स्पाइनल कार्ड है वो डैमेज हो सकती है। इसमें हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी यानी हार्ट की एओर्टा
इसमें सूजन हो जाती है और हार्ट अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। इसे बहुत समय तक अगर ये बना रहता है तो हमारे हड्डी के जोड़ों में विकृति हो सकती है और हमें विकलांगता का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं कि कैसे इस परेशानी से बचा जा सकता है। यदि बीमारी हो गई तो कैसे परेशानियों को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसका परमानेंट इलाज कोई नहीं है। ये केवल लाइफस्टाइल चेंजेस से और दवाइयों से ही मैनेज किया जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहें जिससे हड्डियों का लचीलापन, जोड़ों का लचीलापन बना रहे। अपने वजन को नियंत्रण में रखें। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी BMI फार्मूले को अडॉप्ट करें। BMI का फार्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर। यदि इसका रिजल्ट 18 से कम है तो इसका मतलब आप अंडरवेट हैं। यदि इसका रिजल्ट 18 से 25 के बीच में तो इसका मतलब है आपका वेट आइडियल है, बिल्कुल सही है। और 25 से 30 के बीच में यदि इसका रिजल्ट आता है तो इसका मतलब आप ओवरवेट हो रहे हैं। और यदि 30 के ऊपर भी इसका रिजल्ट है तब इसका माना जाता है ओबीज है और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसमें स्मोकिंग तथा एक्सेसिव अल्कोहल से बचना है। अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। जैसे फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड या वो सभी खाने जिसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं या वो खाने जिसमें शुगर और फैट काफ़ी मात्रा में होता है तो इसका परहेज करना है या इसे कम से कम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जोड़ों और रीढ़ की हड्डियों को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है। हमेशा गुड पोस्चर बनाए रखने का प्रयास करें और इसमें अच्छी नींद लें, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। हमेशा पॉजिटिव और सोशलाइज रहने का प्रयास करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। हल्की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जरूर करते हैं, जैसे साइकिलिंग है, वॉकिंग है, बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग है, हैंगिंग है, डीप ब्रीदिंग है, आसन प्राणायाम है, स्किपिंग है या स्विमिंग है। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे हड्डियों का लचीलापन बना रहेगा। अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और रंग बिरंगे फलों को अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करें। दोस्तों, बात करते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें क्या काम कर सकती हैं। क्योंकि इसमें लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होती हैं, इसलिए साइड इफेक्ट से बचने के लिए होम्योपैथी दवाइयाँ इस बीमारी को सही करने के लिए बहुत सूटेबल होती हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारी सलाह यही रहती है कि आप अपने नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएँ, वहाँ अपने सिम्टम बताएं। हो सकता है वो आपका एक्सरे करवाएं या फिजिकल एग्जामिनेशन करें या ब्लड टेस्ट के लिए भेजें और सारे सिम्टम पर गौर करने के बाद में जो दवाइयाँ देंगे वो सूटेबल होंगी। हम अपने यहाँ इस बीमारी को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं जो बहुत कारगर साबित होती हैं, उनमें पहली दवाई होती है आइस्कोलस 30। आइस्कोलस 30 की 4-4 बूंद दवा हम 2-2 घंटे पे देते हैं। दूसरी दवाई है रस्टाक्स 200। रस्टाक्स 200 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देंगे। इसमें अगली दवाई है सिमिसिफ्यूगा 200। सिमिसिफ्यूगा 200 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा दिन में 3 बार देते हैं। इसमें नेक्स्ट दवाई है कोलोसिंथ 200। कोलोसिंथ 200 की भी 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देनी। इसमें एक और दवा है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3-4 बार देनी। आप लगातार इन दवाइयों को सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें तो बहुत जल्दी इस परेशानी से आपको आराम मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।